साल 1943 वेस्ट बंगाल का शाहपुरा पोटा गांव। एक बुनकर अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी तक प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। भूख उसके सिर पर ऐसे सवार हो गई थी कि वो पागलों की तरह भटकने लगा। एक दिन उसकी लाश बंगाल की कंसाई नदी में मिली। उसकी पत्नी जब कई दिनों तक अपने 2 बेटों का पेट ना भर पा सकी, उसने अपने छोटे बेटे को कंसाई नदी में बहा दिया। ईस्ट बंगाल के 30 लाख लोग इसी तरह तड़प तड़प कर भूख से मरने के लिए मजबूर हो गए। खेतों में डेड बॉडी पड़ी थी, नदियों में मरे हुए लोगों की बॉडी तैर रही थी, कुत्ते और गिद्ध डेड बॉडी को नोच नोच कर खा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि भारत में ये सब कुछ उस समय के ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल की एक गलत फैसले की वजह से हुआ। दिसंबर 1941 में जापानी सेना ने ब्रिटिश कॉलोनी सिंगापुर और बर्मा यानी कि म्यांमार पर कब्जे के लिए हमला किया। अगले 5 महीने तक चली जंग के बाद मई 1942 में जापानीज आर्मी ने दोनों ही जगहों को जीत लिया। इसके बाद जापान की सेना भारत की ओर बढ़ी। जल्द ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी जापानी आर्मियों ने कब्जा कर लिया। यह माना जाने लगा कि जापान अब बंगाल पर हमला कर देगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कलकत्ता यानी कोलकाता अंग्रेजों के वॉर प्लान का इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। इसी वजह से ब्रिटिश आर्मी को जापानी नेवी के हमले की उम्मीद थी। ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल की चटगांव और मिदनापुर जैसे कोस्टल एरियाज में डिनाइल पॉलिसी लागू कर दी। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों की इसी पॉलिसी की वजह से बंगाल में भुखमरी की शुरुआत हुई थी। इस पॉलिसी के पीछे अंग्रेजों की सोच थी कि जापानी नेवी अगर यहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें खाने के लिए कुछ भी ना मिल पाए। बंगाल के उस समय के सीएम फजलुल हक ने अंग्रेज सरकार की इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज्ड भी किया और सबके लिए दाल भात यानी कि चावल दाल का नारा दिया। दूसरी तरफ ब्रिटेन के हजार सैनिक कलकत्ता पहुंच रहे थे। उनके खाने पीने के लिए बड़ी मात्रा में अनाज की जरूरत थी। अंग्रेज सैनिकों को खाने की किल्लत ना हो, इसके लिए इंग्लिश गवर्नमेंट ने ऐसी नीति तैयार की जिसमें अनाजों की सप्लाई आर्मी कैंपों और बड़े सिटीज की ओर बढ़ गई। इसकी वजह से बंगाल के गांव में अनाज की कमी पड़ गई। इस दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केवल उन लोगों तक अनाज पहुंचने दिया हु वर इम्पोर्टेंट फॉर द वॉर। गांव में भूख से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। सरकारी गोदामों में अनाज की कमी ना हो, इसके लिए पुलिस लोगों के घरों से चावल जब्त करने लगी। इस समय चावल का दाम लगभग 8 और 10 गुना बढ़ चुका था। गाँव के बाजारों में चावल पूरी तरह से खत्म हो गए थे। किसानों से जो चावल सरकार और पुलिस नहीं जब्त कर पाई, उसे कारोबारी और काला बाजारी करने वाले व्यापारी ऊंचे दामों में खरीद ले गए। इसी तरह बड़ी संख्या में लोगों के बगैर कोई खोज खबर लगे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। रिजल्ट ये हुआ कि कलकत्ता की सड़कों पर ईस्ट बंगाल के गांव और खेतों में इंसानों की डेड बॉडी दिखाई देने लगी भूख से। उस समय के हालात इतने बदतर थे कि हिस्ट्रियन माइक डेविस ने अपनी किताब लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट में बंगाल में भूख से मरने वाले लोगों की कंपैरिजन नाजी कैंप और हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब से मरने वाले लोगों से करने लगे। अनाज की कमी से नहीं, सरकार के फैसलों से मर रहे थे बंगाल के लोग। और अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, ऑथर ऑफ द बुक 1943 पॉवर्टी एंड फेमस बुक के राइटर में, जब बंगाल में भूख से लोग सड़कों पर मर रहे थे तब हर इंसान को खिलाने के लिए सरकारी गोदामों में चावल तो काफी था, लेकिन बहुत कम लोगों के पास इस चावल को खरीदने के लिए पैसे थे। 16 अक्टूबर 1942 में आए साइक्लोन की वजह से मिदनापुर और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया था। समुद्र के किनारे करीब 20 फुट ऊंची लहरें उठ रही थी। बंगाल में 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। इसी तूफान की वजह से बंगाल में करीब 40,000 लोगों की मौत हुई। साइक्लोन की वजह से वेस्ट मेदिनीपुर और आसपास के इलाके में फसलों की प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन इसके बावजूद बंगाल के दूसरे हिस्सों में 1941 की तुलना में इस साल चावल की प्रोडक्शन अच्छी खासी हुई थी। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में भी अपने रिसर्च पेपर में बताया था कि 1943 में बंगाल का अकाल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एकमात्र ऐसा अकाल था जो सूखे की वजह से या फसलों के नष्ट होने की वजह से नहीं था। ये अकाल मैन मेड था और इंग्लिश गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज की देन था। अकॉर्डिंग टू मधुश्री मुखर्जी अपनी किताब में चर्चिल सीक्रेट वॉर में लिखती हैं, 27 जुलाई 1943 को आर्चीबाल्ड वेवस ने अपनी डायरी में लिखा था कि बंगाल के अकाल को ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल बिग इशू नहीं मानते, इसे लोकल इशू मानते हैं। अब आप सोचिए उस समय ब्रिटिश एम्पायर कैसे इंडियंस को ट्रीट कर रही थी। और सिर्फ उन्होंने भारत को लूटा ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लाइफ, इंडियन कल्चर्स और न जाने बहुत सी चीज़ों को तबाह करके चले गए थे। आज़ादी नहीं थी आसान पार्ट 2 बस इतना ही। सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। हर हर महादेव।